नमस्कार, वेलकम टू एजुकेशन थेरेपी। बच्चों, यहाँ पर आज हम उत्तर प्रदेश बोर्ड कक्षा 6 विषय गणित में पार्ट 3 का जो अभ्यास है यानी एक्सरसाइज है 3A, उसको हम पढ़ेंगे, समझेंगे और साथ साथ हल भी करेंगे। तो पहले हम क्या करेंगे, पहले हम जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं पहले हम पढ़ेंगे, उसके बाद एक्सरसाइज को स्टार्ट करेंगे, सॉल्व करना, हल करेंगे। अगर आपने इसके पहले के जो अध्याय हैं यानी चैप्टर 1 और चैप्टर 2 वो आपने अभी तक नहीं पढ़ा है तो डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी। आप प्लेलिस्ट को ओपन करिएगा। जितनी भी वीडियोस आपकी कक्षा 6 की गणित की किताब की हैं यानी जितने भी पार्ट मैंने पढ़ाए हैं वो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। तो पहले आप चैप्टर 1 यानी पार्ट 1 और पार्ट 2 के जितने भी अभ्यास हैं वो हल करिए, वो पढ़िए, उसके बाद आप इस अभ्यास को हल करिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे। देखिए, पार्ट का नाम है हमारा पूर्णांक। इसमें हमको समझना क्या क्या चीज़ें हैं या क्या पढ़नी है। तो पूर्णांक की संकल्पना क्या होती है, पूर्णांक का निरपेक्ष मान क्या होता है, पूर्णांकों की मूल संक्रियाएं या के प्रगुण क्या होते हैं, कोष्ठकों का प्रयोग एवं प्रकार, संख्या रेखा पर पूर्णांक का निरूपण और बोर्डमास नियम क्या होता है, ये सारी चीज़ें हमको इस पूरे पाठ में पढ़नी है। अभी के लिए हमको क्या पढ़ना है, जो एक्सरसाइज हम हल करेंगे 3A, उसमें हमको दो चीज़ें पढ़नी है। एक तो पढ़ना है पूर्णांक की संकल्पना और दूसरा पूर्णांकों का निरपेक्ष मान। ये दो चीज़ें पढ़नी है। तो चलिए इन दो को पढ़ते हैं और पहला अभ्यास जो है हमारा उसको हम हल करते हैं। चलिए, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि पूर्णांक क्या होते हैं या पूर्णांकों की ज़रूरत क्या पड़ी। जब हमारे पास ऑलरेडी प्राकृतिक संख्याएं हैं, हमारे पास प्राकृतिक संख्याएं हमने पढ़ी हैं, क्या होती हैं, 1, 2, 3, 4, 5, ये सब क्या है, ये सब क्या है, प्राकृतिक संख्याएं हैं। ठीक है, तो ये संख्याएं जब हमारे पास हैं तो हमें पूर्णांकों की जरूरत क्या पड़ी। देखिए, अब होता क्या है, जैसे मान लीजिए किसी का घर है, किसी ने अपना घर बनवाया, तो उसके घर में 1, 2, 3 मंजिला घर है उसका। लेकिन उसने क्या किया, ये इसका जो है पहला फ्लोर है यानी पहला मंजिला है, ये पहला मंजिला घर हो गया। इसके ऊपर ये दूसरा मंजिला है, ठीक है, 2 मंजिले बनवा दिए। लेकिन इसने क्या किया, अपने घर के नीचे भी एक बेसमेंट बना दिया। ठीक है, तो हम करते क्या है, ये जो पहला मंजिला है ना, इसको हम कहते हैं 0 फ्लोर। ठीक, इसके ऊपर वाले मंजिले को हम कहते हैं फर्स्ट फ्लोर। अब अगर नीचे वाले की बात की जाए तो हम नीचे वाले को क्या कहेंगे, अब 0 के नीचे आते हैं, तो 0 से जब नीचे आते हैं तो हम इसको कहते हैं -1 फ्लोर। ठीक है, क्या कहते हैं, -1 फ्लोर। तो नीचे वाले फ्लोर को हम -1 कहते हैं और 0 से ऊपर वाले को हम +1 कहते हैं। इसी तरह से अगर हम संख्या रेखा पर इसको दर्शाएं तो ये हो गया हमारा संख्या रेखा। बीच में हम मानते हैं शून्य को, उसके बाद दाहिने साइड शून्य के जब हम दाहिने साइड जाते हैं, दाहिनी तरफ जाते हैं, तो यहाँ पे +1, +2 और +3 इस तरह से संख्याएं आती रहती हैं। ठीक, लेकिन जब शून्य से हम बाईं तरफ जाएंगे तो क्या होगा, शून्य से बाईं तरफ जाएंगे तो यहाँ पे आएगा हमारा -1, फिर -2, फिर हमारा आएगा -3, इस तरह से। तो माइनस की संख्याएं, प्लस की संख्याएं और 0 को मिला के जो संख्याएं निर्मित होती हैं, निर्मित का मतलब यानी इन संख्याओं का जो ग्रुप होता है या ये जो संख्याएं होती हैं उसको हम कहते हैं पूर्णांक। ठीक है, अब यहाँ पे बहुत सी संक्रियाएं हैं, मतलब बहुत सी चीज़ें हैं जिसके एग्जाम्पल से हम समझ सकते हैं कि हमको ज़रूरत क्या है। देखिए, अब कोई दुकानदार है, उस दुकानदार से आपने कोई सामान खरीदा। ठीक है, मान लीजिए जो सामान आपने खरीदा वो सामान 100 रुपए का है, दुकानदार से आप ले गए, आपने दुकानदार को पैसे नहीं दिए। तो अब क्या होगा, जब आपने दुकानदार को पैसे नहीं दिए, इसका मतलब आप दुकानदार से सामान को उधार में खरीद के ले गए। ठीक है, यानी आप बाद में देंगे, लेकिन तुरंत तो आपने दिया नहीं। तो दुकानदार क्या करेगा, दुकानदार अपनी किताब में लिख लेगा कि भाई साहब ने, पांडे जी ने, ठाकुर जी ने या जो भी हैं, ठीक है, यादव जी ने अपना सामान ले गए हैं और उसका पैसा 100 रुपया बाकी करके गए हैं।
तो आपने क्या किया, 100 रुपये उधार कर दिया, तो वो क्या करेगा, इसका मतलब आपके ऊपर 100 रुपये कर्जा है। उधार का मतलब होता है जो उधार लेके जाता है उसके ऊपर जितने का उधार लेके गया है उतना उसके ऊपर कर्जा है, ठीक है। अब कर्जे का मतलब होता है कि आप अगर 200 रुपये कमाते हैं और 100 रुपये आपको किसी को देना है, तो आप पहले से ही 100 रुपये कर्जे में है, तो 100 रुपये कम कर दीजिए, तो आपके पास बचेगा क्या, 100 रुपये। चलिए इसको और आगे हम समझते हैं। जैसे आपने देखा होगा आइसक्रीम जमती है, तो आइसक्रीम कब जमती है, बर्फ जमती है ना, तो बर्फ को खूब ठंडा किया, पानी को खूब ठंडा किया जाता है, या दूध को ठंडा किया जाता है, क्रीम को ठंडा किया जाता है, तब वो जमता है, और जमता है तब जाके बर्फ बनता है। तो इसका मतलब ये होता है कोई चीज जमती कब है, देखिए ये तापमान है 0 डिग्री सेल्सियस। जब भी किसी पानी को 0 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे के तापमान पे रखा जाता है तो क्या होता है, पानी जमना शुरू हो जाता है, यानी बर्फ बनना शुरू हो जाता है। जब हम 0 से नीचे आते हैं तो क्या क्या तापमान होते हैं, -1 से शुरू होगा, फिर -2 आएगा, फिर -3 आएगा, इसी तरह से तापमान आते जाते हैं। लेकिन अगर हम 0 से ऊपर जाएंगे तो +1 आएगा, फिर +2 आएगा, +3 आएगा, तो ये तापमान बढ़ता जाएगा। तो सीधी सी बात है कि जब हम शून्य की दाहिनी तरफ या शून्य से ऊपर की तरफ जाएंगे तो संख्याएं धनात्मक होंगी, और जब हम शून्य से बाईं तरफ या शून्य के नीचे की तरफ जाएंगे तो संख्याएं ऋणात्मक होंगी। अब यही रेखाएं आप देख रहे हैं, तो ये हम दाहिनी तरफ गए तो संख्या क्या हो गई, धनात्मक, बाईं तरफ गए तो संख्या ऋणात्मक। यही अगर हम खड़ी रेखा की बात करें तो शून्य है, शून्य से ऊपर जाएंगे तो हमारा +1 +2 इस तरह से आएगा, और नीचे आएंगे तो हमारा -1 -2 -3 इस तरह से आएगा, ठीक है। चलिए अब यहां पे देखिए, दो बच्चे दौड़ रहे हैं, डेविड है, हरी है, ये दौड़ रहे हैं। ये है शून्य, शून्य से हरी 5 कदम आगे गया तो ये कहा जाएगा +5। शून्य से डेविड 5 कदम बाएं गया तो इसको कहा जाएगा -5। यानी हरी क्या है, हरी 5 कदम दाहिनी तरफ गया, जब +5 लिखा है तो इसका हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे कि हरी दाईं तरफ गया है 5 कदम। और अगर -5 लिखा है तो इसका मतलब डेविड जो है या कोई भी है वो बाईं तरफ गया है, कितनी, -5 तक गया है बाईं तरफ, ठीक है। तो माइनस और प्लस से हम ये चीजें पहचान जाते हैं कि ग्राफ पे या कहीं भी संख्या रेखा पे कोई चीज, कोई भी वस्तु है, कोई भी चीज है, वो दाहिनी तरफ जा रही है या बाईं तरफ जा रही है, ठीक है। यही इस्तेमाल है पूर्णांकों का, पूर्णांक का असली इस्तेमाल यही है। जैसे अब यहाँ पे देखिए, अगर हम प्रयास करें 0 से 8 कदम बाएं, बाएं मतलब इस तरफ, तो क्या लिखा जाएगा, -8 लिखा जाएगा। 0 से 7 कदम दाएं, दाएं का मतलब इस तरफ, तो +7 लिखा जाएगा। 0 से 11 कदम दाएं, दाएं मतलब दाहिनी तरफ, तो +11 लिखा जाएगा। 0 से 6 कदम बाएं यानी लेफ्ट, बाईं तरफ, तो क्या लिखा जाएगा, -6 लिखा जाएगा, ठीक है। इस तरह से हम लिखेंगे। ऐसे ही ये एक घर है किसी का, उसने भूतल भी बनाया है और साथ में ऊपर वाले फ्लोर भी बनाए हैं, ठीक, नीचे की फ्लोर भी बनाए हैं, ऊपर के फ्लोर भी बनाए हैं। ऊपर इसने कितना बनाया है, सॉरी फ्लोर नहीं, यहाँ पे सीढ़ी है, ठीक है, नीचे जाने के लिए सीढ़ी बनी है और ऊपर जाने के लिए सीढ़ी बनी है। तो नीचे जाने के लिए भी 7 सीढ़ियां बनी है और ऊपर जाने के लिए भी 7 सीढ़ियां बनी है। लेकिन नीचे की सीढ़ियों को हम क्या करेंगे, देखिए ये क्या है, यहाँ पे तो शून्य है हमारा, ये जो है ये शून्य है, तो शून्य से नीचे आएंगे तो सारी संख्याएं आप देख रहे हैं यहाँ पे माइनस में है, ठीक, और शून्य से ऊपर जाएंगे तो सारी संख्याएं क्या है, धनात्मक है, प्लस में है। तो इसी पे कुछ चीजें दी गई हैं, यहाँ पे आप इसको देख के हल कर सकते हैं। भूतल से 4 सीढ़ियां ऊपर चढ़ने पे क्या होगा, तो 4 सीढ़ी ऊपर जाएगा तो +4 होगा। भूतल से 3 सीढ़ी नीचे उतरने के बाद, तो भूतल से
3 सीढ़ी नीचे उतरेगा तो -3 हो जाएगा। तो इस तरह से हम चीज़ों को लिखते हैं, ठीक है। अब देखिए, सामान बिक्री है, तो कोई सामान यहाँ पे बेच रहा है, कोई दुकानदार है, देखिए सरसों का तेल, तो उसको लाभ हुआ 350। मूंगफली का तेल बेचा तो उसको 120 रुपए का घाटा हो गया। काली मिर्च में फायदा हुआ, हल्दी में फायदा हुआ, आटा में घाटा हो गया, चावल में फायदा हुआ। अब हमको अगर निकालना हो कि हमको टोटल कुल मिला के लाभ हुआ कि हानि हुआ, तो हम कैसे निकालेंगे? उसके लिए हम क्या करेंगे, सीधा सा ये जितना दिया हुआ है इसको हम क्या करेंगे, पूरा जोड़ लेंगे, और इसको भी हम पूरा क्या करेंगे, जोड़ लेंगे, ठीक। जोड़ने के बाद जो भी आएगा उसको क्या करेंगे, घटा लेंगे आपस में, उसको हम आपस में क्या करेंगे, घटा लेंगे। लेकिन उसका एक तरीका है, हम चीज़ों को घटाते नहीं हैं। क्या करते हैं, हम चीज़ों को घटाते नहीं हैं, हम चीज़ों को जोड़ते हैं। देखिए, जब भी कोई चीज़ हानि में लिखी जाएगी तो वो माइनस के साथ लिखी जाएगी, यानी -120 लिखा जाएगा। यहाँ पे 425 रुपए की हानि हुई, यानी -425 रुपए। लाभ हुआ है तो लाभ का मतलब होता है +350 +225, ठीक है। तो जहां लाभ होता है वहां हम प्लस लगाते हैं, प्लस लिखते हैं। लेकिन धनात्मक संख्याओं को लिखने का जब भी हम लिखते हैं तो वहां पे हम धन नहीं लिखते। लेकिन आप अगर ऋणात्मक संख्याएं लिख रहे हैं तो आपको ऋण लिखना चाहिए, आप ऋण जरूर लिखिए, नहीं तो सवाल आपके गलत हो सकते हैं। इसलिए तो यहाँ पे हानि है तो हम इसको -120 लिखेंगे। यहाँ पे आटे में हानि हुआ 425 का, तो -425 लिखेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, सरसों के तेल की बिक्री से रुपयों का लाभ 350। 350 तो इसने लिखा क्या, लाभ हुआ है तो +350 लिखा है। वहीं मूंगफली के तेल की बिक्री में रुपयों की में हानि हुई कितनी, 120। लेकिन 120 हानि हुई, लेकिन इसको हम ऋणात्मक में अगर लिखेंगे तो -120 क्या होगा, ये लाभ में परिवर्तित हो जाएगा। अगर हम इसको माइनस में लिख दें तो यही क्या हो जाएगा, इसी हानि को हम लाभ कह सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो अब यहाँ पे और आगे देखते हैं। ऐसे ही तापमान के बारे में बात करें, यहाँ पे तापमान क्या है, 0 से ऊपर जाएगा तो धनात्मक तापमान है, यानी वस्तुएं गर्म होंगी। धीरे धीरे 0 से ऊपर के तापमान पे जैसे जैसे जाएंगे और 0 से नीचे जाएंगे तो वस्तुएं जमना शुरू हो जाएंगी, ठीक, यानी उसको ऋणात्मक तापमान कहेंगे। अब यहाँ पे लिखा है 0 से 10 सेल्सियस नीचे, यानी माइनस कितना हो जाएगा, 10 सेल्सियस नीचे तो -10 सेल्सियस हो जाएगा। 0 से 30 सेल्सियस ऊपर तो ये +30 सेल्सियस हो जाएगा। 0 से 10 सेल्सियस ऊपर तो +10 सेल्सियस हो जाएगा। 0 से 35 सेल्सियस ऊपर तो +35 सेल्सियस हो जाएगा। 0 से 5 सेल्सियस नीचे तो -5 सेल्सियस हो जाएगा। इस तरह से हम लिखते हैं, नीचे मतलब माइनस में, ऊपर मतलब प्लस में। चलिए, तो यहाँ पे ये सारे तापमान देखिए दिए हुए हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है ना, देखिए यही चीज़ें मैंने ऊपर लिखी हैं। अब पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण इस तरह का अगर कहीं कोई चित्र दिया है, कोई माप दिया है, तो हम कैसे करेंगे? तो देखिए यहाँ पे इसको मैं थोड़ा सा जूम कर दूं, यहाँ पे देखिए ये है। अब यहाँ पे आप देखिए ये है 0, यहाँ पे आपका 0 है, ठीक। दाहिनी तरफ गए यानी पूरब की तरफ तो क्या है, संख्याएं आपको धनात्मक दिख रही हैं, देखिए सारी संख्याएं धनात्मक हैं। ऊपर की तरफ गए यानी उत्तर की तरफ तो भी आपको संख्याएं क्या हैं, धनात्मक दिख रही हैं। ये आप मैप एकदम याद रखिएगा, अक्सर ये एग्जाम में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इस तरह के सवाल आते हैं। तो अगर आज से ही आप इसको अपने दिमाग में बैठा लेंगे तो आपको आगे चीज़ें बहुत मेहनत करनी नहीं पड़ेंगी, बहुत आसानी से आप सवालों को हल कर पाएंगे। इसके बाद अगर हम नीचे की तरफ आ रहे हैं यानी दक्षिण की तरफ, साउथ की तरफ, तो आप देख रहे हैं कि संख्याएं क्या हो गई, ऋणात्मक हो गई। ऐसे ही जब पश्चिम की तरफ यानी क्या कहेंगे, लेफ्ट की तरफ आएंगे तो आप देखेंगे क्या है, संख्याएं यहाँ भी ऋणात्मक हो रही हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम यहाँ पे पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण का जो मैप होता है हमारा, इस तरह से हम संख्याओं को
रिप्रेजेंट करते हैं इस पे। चलिए अब आगे यहाँ पे देखते हैं, हम यहाँ पे आ जाते हैं इंटीजर या पूर्णांक जो है उसको हम कैसे विभाजित करते हैं। देखिए पूर्णांक माइनस की संख्याएं, जीरो की संख्याएं और धनात्मक संख्याएं, इस तरह की संख्याओं को हम क्या कहते हैं, इंटीजर यानी पूर्णांक कहते हैं। अब इसमें से अगर हम धनात्मक संख्याएं, ये इतना अलग कर दें तो इसको क्या कहेंगे हम, इसको हम कहेंगे प्राकृतिक संख्याएं। ठीक है, धनात्मक संख्याओं को या धन पूर्णांक को हम क्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्याएं। जीरो को छोड़कर, याद रखिएगा, जीरो को छोड़कर जो प्राकृतिक संख्याएं होती हैं वो होती हैं आपकी धनात्मक प्राकृतिक संख्या या धनात्मक पूर्णांक कहते हैं उनको। अगर इसी धनात्मक पूर्णांक में, यानी ये जो है इसी में हम 0 1 2 3 4 ऐसे लिख दें, जीरो को इंक्लूड कर दें, तो हमारा क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा हमारा पूर्ण संख्याएं। ठीक है, फिर ये हमारा बन जाएगा पूर्ण संख्याएं। और वहीं सिर्फ अगर -1 -2 -3 ऐसी संख्याएं लिखी जाएं एक क्रम से, तो वो संख्याएं यानी माइनस वाली संख्याएं क्या कहलाएंगी, हमारी ऋण पूर्णांक। ठीक है, ऋण पूर्णांक, ये आपको बहुत क्लियर होना चाहिए। अक्सर टीटी में जो टेट की परीक्षाएं होती हैं, आप जानते होंगे, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, जो इससे देने पे लोग मास्टर बन जाते हैं, तो उसमें ऐसे चीज़ों से, ऐसी संख्याओं से या ऐसे कॉन्सेप्ट से सवाल अक्सर आते हैं। चलिए आगे देखते हैं, यहाँ पे बहुत अच्छे से समझाया गया है। देखिए बहुत बढ़िया फिगर बनाया हुआ है, ये आप याद रखेंगे तो आपको कभी दिक्कत नहीं होगी। धन पूर्णांक या प्राकृतिक संख्याएं हम कहते हैं धना 1 2 3 4 5 6 7 ऐसी जितनी भी संख्याएं अनंत तक आएंगी उसको कहेंगे। इसी में अगर हम शून्य को जोड़ दें तो हमारी बन जाएगी पूर्ण संख्याएं, और इसी में अगर हम -1 -2 -3 -4 और अनंत तक ऐसी संख्याएं जोड़ दें तो क्या आ जाएगा, हमारा पूर्णांक बन जाएगा। ठीक है, यहाँ पे भी वही दिया है, आप देखिए, इसको हम कहते हैं पूर्णांक। पूर्णांक को दो भागों में विभाजित किया, ऋण पूर्णांक और पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याओं को हम दो संख्याओं में विभाजित करते हैं, एक तो शून्य में और दूसरा हमारा धन पूर्णांक में। ठीक है, चलिए यहाँ भी आपने देखा शून्य बीच में है, दाईं तरफ धनात्मक पूर्णांक, बाईं तरफ ऋणात्मक पूर्णांक, इस तरह से हम लिखते हैं। अब यहाँ पे एक चीज आप याद रखिएगा, कोई किसी भी धनात्मक या ऋणात्मक संख्या का जो विपरीत संख्या होगी उसको आपस में जोड़ने पर हमेशा शून्य आएगा। जैसे आप देखिए, जैसे कोई संख्या मान लीजिए +5 है, इसका विपरीत जो संख्या होगा वो होगा -5। ठीक, अब इसको अगर हम जोड़ दें तो क्या आएगा, शून्य आएगा। तो ऐसी कोई भी संख्या आप उठा लेंगे तो वो शून्य ही आएगा। यहाँ पे कुछ संख्याएं दी हैं, देखिए क्या लिखा है, निम्नलिखित पूर्णांकों के विपरीत पूर्णांक। तो -6 का +6, +9 का -9, -11 का +11, +12 का -12, -17 का +17। यहाँ पे मान बताइए, तो -11 और +11 को क्या क्या करना है, जोड़ना, तो शून्य आएगा। +9 को -9 से जोड़ना है तो शून्य आएगा। +13 को -13 से जोड़ना है तो शून्य आएगा। यानी प्रत्येक धन पूर्णांक के संगत एक ऋण पूर्णांक होता है और इन दोनों का योगफल शून्य होता है। जैसे +1 तो इसका एक संगत ऋण पूर्णांक होगा जो कि होगा -1। अगर इन दोनों को जोड़ दिया जाए, ठीक है, तो क्या आएगा, हमारा शून्य आएगा। आगे देखिए, हर संख्या का एक संगत ऋणात्मक है। -1 का +1, -2 का +2, -3 का आप देख रहे हैं +3, ऐसे ही -4 का आप देख रहे हैं +4। पूर्णांक किसको कहते हैं, पूर्णांक कहते हैं माइनस की संख्याएं, जीरो और धन संख्याओं का जो कॉम्बिनेशन होता है इनमें से किसी संख्या को। अगर पूछा जाए -3 क्या है, तो -3 पूर्णांक है, लेकिन पूछा जाए कैसा पूर्णांक है तो आप कहेंगे ऋणात्मक पूर्णांक है। ठीक है, पूछा जाए 1 क्या है, तो 1 क्या है, एक पूर्णांक है, कैसा पूर्णांक है, धनात्मक पूर्णांक है। या हम क्या कह सकते हैं, ये अगर 1 की बात करें तो ये पूर्णांक तो है ही है या धनात्मक पूर्णांक है। ठीक, जीरो क्या है, जीरो एक संख्या है जो कि पूर्ण संख्या है।
यानी 0 1 2 3 4 ये इस तरह की संख्याएं पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे योगात्मक प्रतिलोम मैंने बता ही दिया कि +6 है तो उसका योगात्मक प्रतिलोम -6 होगा। शून्य का कोई योगात्मक प्रतिलोम नहीं होता, शून्य का योगात्मक प्रतिलोम शून्य ही होता है और उसको जोड़ने पे शून्य ही आता है। आगे यहाँ पे ये देखिए कुछ इंपॉर्टेंट चीजें। प्रत्येक धन पूर्णांक समस्त ऋण पूर्णांक से बड़ा होता है, यानी ऋणात्मक अगर -3 है तो +1, 0, +1, +2, +3 ये सारी संख्याएं -3 से हमेशा बड़ी होंगी, ठीक। और शून्य से या शून्य प्रत्येक धन पूर्णांक से छोटा होता है, शून्य सभी धनात्मक संख्याओं से छोटा होता है और शून्य सभी ऋणात्मक संख्याओं से बड़ा होता है, ठीक है, ये आप याद रखिएगा। अब आते हैं एब्सोल्यूट वैल्यू यानी निरपेक्ष मान, इसको हम कहते हैं एब्सोल्यूट वैल्यू। देखिए अगर कोई ग्राफ है, सॉरी इसको इस तरह से बनाते हैं, ये एक लाइन है, यहाँ पे शून्य है 1 2 3 1 2 3, अब यहाँ पे -1 -2 -3 होगा, ठीक। कोई इंसान है यहाँ पे खड़ा है, एक इंसान यहाँ पे खड़ा है, ये 3 कदम चले अगर तो 3 कदम चल के कहाँ आएगा, शून्य के पास आ जाएगा, और ये भी 3 कदम अगर चले तो ये भी शून्य के पास आ जाएगा। यानी जो -3 पे खड़ा था वो 3 कदम चलने पे कहाँ आ गया, शून्य पे पहुंच गया। यानी शून्य पे पहुंचने का मतलब टोटल कितने कदम चले इसने, 3 कदम चले। और वही धनात्मक साइड में जो है वो भी 3 कदम चले तो भी कहाँ पे आएगा, शून्य पे पहुंच जाएगा, यानी चला कितना, 3 कदम। यही होता है एब्सोल्यूट वैल्यू। अब देखिए इसको सीधा सिंपल सा हम समझते हैं। एब्सोल्यूट या निरपेक्ष मान हम कहते हैं इन दो डंडियों के बीच में संख्या किसी भी चिन्ह के द्वारा लिखी हो, किसी भी चिन्ह, चाहे प्लस हो या माइनस हो। अगर यहाँ पे +6 है तो भी इसका जो मान है वो 6 आएगा, और अगर यहाँ पे -6 है तो भी 6 आएगा, और अगर ये +6 है इन दो डंडियों के बीच में, ठीक है, तो भी इसका मान 6 आएगा, ठीक है। तो अंदर चाहे माइनस हो चाहे प्लस हो, मान हमेशा 6 ही आएगा, ठीक है। तो उस तरह से इसको हल करिए आप, देखिए क्या आएगा। +11 है तो यहाँ पे 11 आएगा, -47 है तो यहाँ पे -47 आएगा, -13 है तो यहाँ पे 13 आएगा, और 12 है तो यहाँ पे 12 आएगा, ठीक है। हमें चिन्ह से कोई मतलब नहीं है। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं आपका अभ्यास प्रश्न या अभ्यास आपका 3A स्टार्ट हो गया है। तो चलिए इसको फटाफट हम सॉल्व कर लेते हैं। ये आपके पूरे टोटल आई थिंक 10 क्वेश्चन है, तो ये 10 क्वेश्चन को हम हल करते हैं। चलिए यहाँ से तो हम स्टार्ट करते हैं अभ्यास 3A का। पहले प्रश्न का उत्तर देखते हैं। तो निम्नांकित सारणियों में रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है हमको। तो रिक्त स्थान में यहाँ पे खाली जगह थी, तो 19, तो यहाँ पे -19, यहाँ पे 7 है तो -7 है, 11 है तो -11 है, तो 13 है तो यहाँ -13 आ जाएगा, ठीक है। तो -13 हमारा यहाँ पे उत्तर हो जाएगा। इसी प्रकार यहाँ पे अगर आप देखेंगे, ये जो प्रश्न है आपका लास्ट वाला खाली है, ठीक है। तो लास्ट में आप उत्तर देखेंगे जब इसका, तो देखिए यहाँ पे क्या है, -7, तो -7 25, 7 -25, देखिए -7 था फिर यहाँ 25 हो गया, यहाँ पे 25 था -25 हो गया, 13 था +13 हो गया, 31 था आपका हो गया -31। ऐसे ही 5 था तो -5 हुआ, 8 था तो +8 हुआ, 11 था तो यहाँ -11 हुआ, और -14 था तो यहाँ पे हमारा +14 हो जाएगा। तो ये हमारा उत्तर हो जाएगा दोनों, ठीक। इसके बाद प्रश्न नंबर 3, इसमें कह रहा है निम्नलिखित को पूर्णांक के रूप में लिखिए। यानी हमको क्या करना है, पूर्णांक के रूप में लिखना है। 0 से 4 सेल्सियस, 0 से नीचे 4 सेल्सियस का तापमान, नीचे है तो -4 होगा। 7 कदम पूर्व, पूर्व मतलब ईस्ट, ईस्ट की तरफ हम जब जाते हैं तो क्या होता है, धनात्मक होता है, तो 7 + 7 लिखेंगे। 3.28 रुपए की हानि, हानि लिखनी है तो हम इसको -3.28 लिखेंगे। इसके बाद 18 मीटर पश्चिम का विस्थापन, पश्चिम पूरब जाते हैं तो धनात्मक लिखते हैं, पश्चिम जाएंगे तो ऋणात्मक लिखेंगे।
तो -18 हो जाएगा, क्योंकि आप ऐसे ही तो चार्ट बनाते हैं। ये होता है हमारा पूर्व, ये होता है पश्चिम, और ये होता है हमारा दक्षिण, और ये होता है हमारा उत्तर। ठीक, तो इधर प्लस प्लस होता है, ऊपर प्लस होता है, यहाँ ऋणात्मक होता है और इधर ऋणात्मक होता है। अब यहाँ पे समुद्र तल से 1000 मीटर ऊंचाई, ऊंचाई मतलब ऊपर, देखिए ऊपर जाना है तो क्या होगा, धनात्मक, तो 1000 मीटर हम धनात्मक लिखेंगे, यानी प्लस लगा के लिखेंगे। ठीक, चौथा प्रश्न देखिए, निम्नलिखित को पूर्णांक के योगात्मक प्रतिलोम लिखिए। तो पूर्णांक का योगात्मक प्रतिलोम +9 है तो इसका -9 होगा, -21 है तो +21 होगा, +39 है तो -39 होगा। आगे ऐसे देखिए, -41 को +41 और +91 को -91 लिखेंगे। पांचवा प्रश्न है, संख्या रेखा खींचिए। संख्या रेखा खींचना है हमको, +4, -9, +7, -3 और -6 का। तो संख्या रेखा जो संख्याएं बताई हैं उसको हमने एक ऐसे रेखा खींच दी। रेखा पे हमने क्या किया, का के लिए प्लस है तो प्लस वाले साइड में 4 हमने लिख दिया दाहिनी तरफ। शून्य हमारा बीच में है तो शून्य से दाहिनी तरफ प्लस में लिखेंगे, प्लस वाली संख्या लिखेंगे, और बाईं तरफ ऋणात्मक। तो दाहिनी तरफ पहले +4 लिखा हमने, फिर -7 लिखा, उसके बाद 9 हमने लिखा, यहाँ पे ऋणात्मक है क्योंकि, और 3 लिखा हमने, और फिर 6 लिखा। ठीक है, इस तरह से हमने संख्या रेखा बना दी। छठा प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, पूर्णांकों का ऊर्ध्वाधर संख्या रेखा पर भी दिखा सकते हैं। यानी पूर्णांकों को हम खड़ी लाइन पे, यानी इस तरह की लाइन पे भी दिखा सकते हैं, जिस पर ऊपर दिशा को धनात्मक तथा नीचे को ऋणात्मक कहते हैं। ठीक, तो एक संख्या बनी है, अब इसको हमको दिखाना है। तो यहाँ पे कह रहा है, पहला प्रश्न क्या है, ए बिंदु +7 है, कौन सा बिंदु -7 होगा। तो यहाँ पे अगर ए बिंदु आपका ये +7 है तो -7 क्या होगा, -7 हमारा ई होगा, यानी ई वाला बिंदु -7 होगा, तो ई हमारा सही होगा। इसके बाद बिंदु बी किस पूर्णांक को निरूपित करता है। तो बिंदु बी देखेंगे अगर आप, तो बिंदु बी कहाँ है, बिंदु बी कह रहा है ना, तो बिंदु बी इसमें अगर बात करें तो ये है, तो बिंदु बी यहाँ पे है, तो शून्य यहाँ पे है, शून्य से -1, -2 और -3, तो बिंदु बी हमारा क्या करेगा, -3 को प्रदर्शित करेगा, तो यहाँ पे -3 है। बिंदु बी का विपरीत बिंदु, तो बिंदु बी का विपरीत बिंदु अगर देखा जाए तो बिंदु बी क्या है, -3। ठीक, तो -3 और इसका विपरीत, -3 का विपरीत क्या होता है, +3, तो हम सीधा +3 लिख सकते हैं, लेकिन +3 कहाँ पे आएगा, 1, 2, 3, यानी सी वाले बिंदु पे +3 आएगा, तो सी यहाँ पे आ जाएगा हमारा उत्तर। इसके बाद अगला है, डी, के और एल को निरूपित पूर्णांक लिखिए। तो डी, के और एल का निरूपित पूर्णांक, यानी डी क्या है, के क्या है, एल क्या है। तो डी यहाँ पे है आपका, 0 से गिन लीजिए, डी कहाँ पे है, 1, 2, 3, 4, 5, तो डी ऊपर है तो +5 हो गया। ठीक, एल हमारा क्या हो जाएगा, एल हमारा +6 हो जाएगा, और के हमारा क्या है, 1, 2, 3, 4, 5, -5 हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे देखिए आपका डी +5, के -5 और एल +6, यहाँ पे उल्टा लिख दिया है क्या सीक्वेंस में, नहीं ठीक है, सही है। इसके बाद अगला क्या कह रहा है, डी के एल के विपरीत बताइए। तो डी के एल का विपरीत हमारा क्या हो जाएगा, डी के एल, तो डी और के, यहाँ पे देखिए आप, डी का विपरीत होगा के, एल का विपरीत होगा हमारा एम। ठीक है, तो यहाँ पे विपरीत की बात कर रहा है ना, तो विपरीत का हो जाएगा, डी का उल्टा हमारा के हो जाएगा, के का उल्टा डी होगा, और एल का उल्टा एम हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखिए, निम्नलिखित के बीच के सभी पूर्णांक लिखिए। तो -2 और +3 के बीच के सभी पूर्णांक कौन कौन से होंगे। तो -2 एक संख्या रेखा ऐसा बनाते हैं छोटा सा, यहाँ पे शून्य लिखिए, -2 कह रहा है तो पहले -1 और फिर -2, ये हो गए। इसके बाद +3 कह रहा है तो यहाँ पे 1, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 3, तो +3 आ गया।
तो -2 और +3 ये हो गए, इसके बीच की संख्याएं हमारी ये इतनी हो गई, यानी -1 0 +1 +2। इसके बाद अगला देखिए 0 और 6, तो 0 और 6 के बीच पूर्णांक कौन कौन से आएंगे, 1 2 3 4 5। -4 और 4 के बीच में, तो -4 और 4 के बीच में -3 -2 -1 0 1 2 3। -5 और 2 के बीच में, तो -5 और 2 के बीच में हमारा आ जाएगा, जैसे देख लीजिए यहाँ पे एक और रेखा बना के दिखा दें, क्या कह रहा है, -5 और 2, तो यहाँ सॉरी यहाँ पे 0 कर देते हैं, यहाँ पे 1 और 2 हो गया, यहाँ पे 1 +1 और +2, यहाँ पे क्या करेंगे, 5 तक जाना है ना, -5 तक, तो -1 -2 -3 -4 -5 ये हो गया। तो -5 और +2 के बीच में कौन मिलेगा, 4 -4 -3 -2 -1 0 +1, तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है, आप देखिए, ठीक है। -3 और +5 के बीच में -2 -1 0 +1 +2 +3 +4। इसके बाद -8 और +4 के बीच में, तो -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 0 +1 +2 +3 ये मिलेंगे -8 और 4 के बीच में। 8वां प्रश्न देखिए, निम्नांकित संख्या रेखा देखिए, इसकी सहायता से निम्नलिखित पूर्णांकों के जोड़े के बीच के पूर्णांक को आरोही यानी बढ़ते हुए क्रम में लिखिए, बढ़ते हुए क्रम में लिखना है, तो यहाँ पे जोड़े को देखिए और बढ़ते हुए क्रम में लिखिए। तो 2 और 5 के बीच में पूर्णांक कौन से होंगे, 3 और 4 होंगे, ठीक है, सीधी सी बात है। 2 3, अब जैसे ये संख्या रेखा है, ये 0 है, 1 1 2 3 4 5, ये हो गया संख्याएं। 2 और 5 के बीच में पूछ रहा है, तो 2 ये हो गया, 5 ये हो गया, इसके बीच में कौन सी संख्या है, इसके बीच में 3 है और 4 है, तो वही 3 और 4 बढ़ते हुए क्रम में लिखना है, यानी सबसे आगे हमारा सबसे छोटा अंक, फिर उसके पीछे उससे बड़ा अंक और उसके पीछे उससे बड़ा अंक, अगर कोई है तो, नहीं है तो जितना है उतना ही लिखेंगे। जैसे अब देखिए अगला प्रश्न, -4 और 0 के बीच में जो पूर्णांक हैं उनको लिखना है बढ़ते हुए क्रम में। तो अगर यहाँ पे हम बढ़ते हुए क्रम में लिखें, तो एक संख्या रेखा ये हो गई हमारी, ये हो गया 0, ठीक, 1 2 3 4, तो माइनस वाली संख्या हो गई, यहाँ पे हमारा 0 से ही लेना है, ठीक। 0 से 4 यानी 0 और -4 के बीच में बताना है, बढ़ते हुए क्रम में लिखना है, तो 4 से जो बड़ा अंक है वो क्या है, 4 से बड़ा होगा -3 और -3 से बड़ा होगा -2, -2 से बड़ा होगा -1, तो -2 -3 -2 -1 ये हो गया हमारा उत्तर। अगला 3 और 8 के बीच में, तो 3 और 8 के बीच में क्या आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा, 7 आएगा। 0 और 4 के बीच में, तो 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा। -5 और 2 के बीच में, -5 और 2 के बीच में आएगा हमारा कौन कौन सी संख्या है। अब देखिए पूर्णांक की बात करें तो -4, सॉरी यहाँ पे एक संख्या देखिए गलत दिख गई, ये -4 होगा, ठीक है, ये -4 होगा, यानी क्या आएगा, -4 और -3 ये आएगा इसका उत्तर। बढ़ते हुए क्रम में कह रहा है इसलिए -4 छोटा होता है -3 से, ठीक है, तो -4 पहले आया, फिर -3 आएगा। इसके बाद अगला देखिए -1 और 4 के बीच में, तो -1 से बड़ा 0 होता है, फिर 1 2 3, ठीक है, ये हो गया उत्तर हमारा। 9वां प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। तो मान ज्ञात करने हैं तो क्या करना है इसमें, -13 तो 13 आएगा, 12 है तो 12 आएगा, -37 है 37 आएगा, 0 है तो 0 आएगा, 47 है 47 आएगा, 101 है, जो अंदर लिखा है बस वही अंक लिखना है, बिना निशान के, बिना किसी निशान के वही अंक हम इस तरफ लिख देंगे, बस हमारा उत्तर हो जाएगा। इसको कहते हैं निरपेक्ष मान। अगला प्रश्न है हमारा 10वां, क्या कह रहा है, अपनी अभ्यास पुस्तिका में सत्य असत्य कथन को पहचान कर लिखिए, यानी सत्य असत्य बताना है। सबसे छोटा पूर्णांक क्या होता है, 0, 0 सबसे छोटा पूर्णांक नहीं है, माइनस अनंत, हम कह सकते माइनस में बहुत अनंत संख्याएं हैं, तो इसलिए सबसे छोटा पूर्णांक हम
नहीं बता सकते, इसलिए क्या है, ये गलत है यानी असत्य है। शून्य का विपरीत नहीं होता, सत्य है, सही है, शून्य का विपरीत नहीं होता। शून्य का विपरीत क्या होता है, शून्य ही होता है, और शून्य शून्य को जोड़ते हैं तो शून्य ही आता है, तो शून्य का कोई विपरीत नहीं होता। -17 -5 से बड़ा है, गलत। -17 जो है, ये -17 जो है ये -5 से छोटा होता है। अगर ये लिखा होता तो ये हमारा सही होता, लेकिन यहाँ पे लिखा है ये, इसलिए गलत है। एक धनात्मक पूर्णांक अपने योगात्मक प्रतिलोम से बड़ा होता है। धनात्मक पूर्णांक अपने योगात्मक प्रतिलोम से बड़ा होता है, ये सत्य है। जैसे कि -5, सॉरी धनात्मक लिखा है तो -5 ये अपने जो इसका योगात्मक प्रतिलोम होगा वो क्या होगा, योगात्मक प्रतिलोम इसका होगा -5, और धनात्मक 5 यानी -5 -5 से हमेशा ये जो -5 है ये हमेशा -5 से बड़ा होगा। ठीक है, इसके बाद ये इतने प्रश्न थे आपके, ये सारे प्रश्न आपके यहाँ पे हल हो चुके हैं। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। कहीं कोई डाउट हो, कोई दिक्कत हो, कोई चीज़ ना समझ में आ रही हो तो बेहिचक आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो, जानकारी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि आपके और भी साथी बाराती जो हैं वो जानकारी प्राप्त कर सकें, चीज़ों को समझ सकें। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को लाइक ज़रूर करें और साथ साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलें, और जो सब्सक्राइब वाला बटन है ना, अगर आप नए हैं चैनल पे तो उस बटन को ज़रूर दबा देना, ठीक है, क्योंकि ऐसी जानकारी आपको, ये सारी जानकारियाँ चैनल पे आपको मिलती रहेंगी। शाम को आपकी जो है वर्ड मीनिंग की सीरीज आएगी, तो आप उस वीडियो को भी देखिएगा, ताकि आपको साइंस के जो वर्ड को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं ये भी आप पढ़ते जाएं, ताकि आपकी साइंस वर्डिंग जो है इंग्लिश हिंदी दोनों में अच्छी होती रहे। चलिए तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।